हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखो हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन जो हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए कम्प्लीटली हमने उसकी लिमिटेशंस पढ़ ली थी। ठीक है कि कैसे बोहर्स मॉडल फेल हो गया था। याद करो हमने उसमें जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था हमारे अगले टॉपिक को जो था डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था कि डी ब्रॉगली ने बेसिकली क्या किया, उसने बताया कि जैसे लाइट का दो टाइप का नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, उसी तरीके से मैटर का भी दो टाइप का नेचर हो सकता है। पार्टिकल नेचर तो होता ही है और साथ ही साथ कौन सा नेचर हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है। ठीक है, और उसने दोनों नेचर को क्या कर दिया था, आपस में एसोसिएट कर दिया था। और एसोसिएट करने के बाद उसने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था याद करो, उसने वेवलेंथ और मोमेंटम को एक दूसरे से रिलेट कर दिया था, याद है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये फॉर्मूला हमारा आ गया था। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। फिर हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो कि अभी तक पार्टिकल माना जा रहा था, अब उसको पार्टिकल ना मान के क्या माना जा रहा था, वेव माना जा रहा था। ठीक है भाई, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक मैटर के पास दो टाइप का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। लेकिन वेव नेचर जो होता है वो हैवी पार्टिकल्स का वेव नेचर हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। और जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इन सब का पार्टिकल नेचर ना मान के हम कौन सा नेचर मानते हैं, वेव नेचर मानते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हमने इतना डिस्कस कर लिया था, हमने ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, हमने दो न्यूमेरिकल्स किए थे, उसी के बेसिस पे हमने किसका पार्टिकल नेचर मानना है, किसका वेव नेचर मानना है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। ठीक है, तो देखें हेडिंग डालते हैं। हमारा सबसे पहला जो हेडिंग है, जो सबसे पहला रिलेशन हम बताने वाले हैं, देखें सीखना आपकी कैसे। आपको देखो ये क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाते हैं। दो चीज़ों के बीच में रिलेशन कैसे बताना होता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन लेमडा, लेमडा का मतलब आप जानते हैं वेवलेंथ, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन की जगह आप लिख लो पहले नॉर्मल पार्टिकल। ठीक है, तो हम बेसिकली किसी एक मूविंग पार्टिकल के लेमडा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन कैसे दिखाएंगे, समझना क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो देखो भाई, आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ज़रा सोचो, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ कहाँ से निकालें, कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखें किस तरीके से निकालेंगे। भाई आप क्या करो, इस टू को इस तरफ शिफ्ट कर दो, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो सही है। फिर आप क्या कर दोगे, आप दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2m के ई, आपने दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एम वी क्या होता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि m इंटू वी होता है p, मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 2m के ई इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे इसको हम, p का स्क्वायर। ठीक है, और देखो यहाँ से p की वैल्यू क्या बन गई है, 2m के ई। ठीक है, देखो मोमेंटम की वैल्यू क्या बन चुकी है, 2 इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो हम लेमडा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो हम सभी जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m के ई। ठीक है, और देखो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है किसी एक मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ और
काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक है। और ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि कभी भी अगर नींद में भी कोई पूछ ले तो आप बता सको कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/ke। ये रिलेशन होता है एक मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो ये तो पहला रिलेशन हो गया। अब देखें एक और रिलेशन हम डिराइव करते हैं, एक और रिलेशन होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये है वैसे एक और हम कर रहे हैं। फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल का चार्ज q दिया हुआ है, इज एक्सेलरेटेड बाय potential difference of voltage V, ठीक है। देखें फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल Q इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज V। कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी एक चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल, भाई मैंने आपको बताया था ना, पोटेंशियल यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, किसी बैटरी के थ्रू बैटरी का पोटेंशियल हम V से दिखाते हैं। तो किसी बैटरी क्या करती है, फोर्स प्रोवाइड करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज V वाली बैटरी से आपने किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा दिया, चार्ज किया था Q। तो देखें हमें रिलेशन बताना है उसके लैम्डा और वही V के बीच में, ठीक है। तो देखें भाई याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है Q इंटू V। याद करो ये मैंने आपको कहाँ बताया था, ये मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर। ध्यान रखना एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं। तो बेसिकली देखो हमारे पास एक मूविंग पार्टिकल है, तो एनर्जी उसकी किस फॉर्म में रहेगी, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V हमारे पास हो गया, और V क्या है, वोल्टेज, ठीक है। अब देखो भी मुझे V और लेम्डा के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो मैं क्या यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दूँ, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, लेम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/ke की जगह देखो मैं क्या कर दूंगा, लेम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/ke की जगह क्या रख दूँ, Q इंटू V। और ये हमारा एक और रिलेशन आ गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखें लेम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/QV और लेम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/ke, ठीक है। तो पहले तो एक काम करो, आप इतना कॉपी कर लो। देखो आपने कॉपी कर लिया। अब देखें, अब इसी फॉर्मूला को देखो, हमने अभी तक ये जो दो रिलेशन हमने पढ़े, ये हमने बात की कि एक नॉर्मल पार्टिकल के लिए क्या रिलेशन होता है। देखो अब हमारे पास देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम पार्टिकल हमेशा से किसको मानते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस फॉर्मूला को हम कन्वर्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो देखें 4n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो देखो इस फॉर्मूला को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करूं तो इसमें मैं बताऊं, मैं m की जगह क्या रखूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं me से दिखा दूं, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो भाई वैल्यूज़ SI में रखनी है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या रखेंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बताओ Q चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, बस चार्ज की वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है। और बताओ H क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करोगे, देखो भाई H की वैल्यू ये रही है ना, M की वैल्यू ये रही, और चार्ज यानी कि Q की वैल्यू ये रही। भाई Q क्या है यहाँ पर, Q किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है।
और v तो क्या होगा अभी हमारा, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको याद ज़रूर होना चाहिए। तो वहाँ से फॉर्मूला आता है लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। बताओ वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर या एंगस्ट्रॉम। तो ये रिलेशन देखो किस में आया है, ये आया है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ध्यान रखना लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, क्योंकि जनरली भाई इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर बस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको बताओ और पूछ रहा हो कि बताओ उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, फार्मूला को अप्लाई करें और अपना आंसर निकालें। लेकिन ध्यान रखना फार्मूला है एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई ये हो गया हमारा फार्मूला, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम मूव करते हैं हमारे, तो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली का। देखो इन्होंने एक और चीज़ प्रूव की थी, बस उसका प्रूव हमें नहीं दिखाना, हमें तो बस एक स्टेटमेंट लिखना है उनका। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those orbits. Electron can revolve only in those orbits where circumference of orbit is simple multiple of लैम्डा, ठीक है भाई। डी ब्रोगली ने अपने ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक और चीज़ को प्रूव किया था, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पर सरकमफ्रेंस, उस ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस एक सिंपल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि देखो जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2πr। ये सरकमफ्रेंस बराबर होती है लैम्डा के किसी एक सिंपल मल्टीपल के। समझ में आ रही है बात। तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। जहाँ पर n जो होता है, n होता है 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। n ध्यान रखना एक इंटीजर नंबर होता है, n 1/2 3/4 इस टाइप से नहीं हो सकता, ठीक है। n क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है। समझना जो n की वैल्यू होती है क्या होती है, इंटीजर। और साथ ही साथ ये जो n होता है बेसिकली ये हो जाता है शेल। हम ध्यान रखना ये जो n होता है ये शेल नंबर को भी दिखाता है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो पहले शेल की बात चल रही है, n इज इक्वल टू 2 है तो सेकेंड शेल की बात चल रही है, ठीक है। समझना इसका मतलब क्या है भाई। बताओ जो सरकमफ्रेंस जो होती है वो आपको पता है कि मीटर सेंटीमीटर इसी में आती है, यानी कि वो एक डिस्टेंस है, ठीक है। जो सरकमफ्रेंस है, और देखो लैम्डा भी क्या है लैम्डा भी मीटर में या एंगस्ट्रॉम में होती है, यानी कि ये भी एक डिस्टेंस है। तो जो सरकमफ्रेंस है वो है n लैम्डा के बराबर, यानी कि जो भाई सरकमफ्रेंस अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग होगी ना, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिट, मान लो अगर n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो 2πr इज इक्वल टू 1 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। बताओ अगर हम n इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकेंड शेल की बात करेंगे तो 2πr इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा। अब आप बताओ 2 लैम्डा का मतलब क्या है। 2 लैम्डा का मतलब बताओ कि वहाँ पर 2 वेव्स हैं क्या भाई, एक वेव यानी कि लैम्डा और 2 वेव्स यानी कि 2 लैम्डा। बोलो सही है। देखो समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। 2πr इज इक्वल टू 3 लैम्डा। बताओ यहाँ पर अगर आपको गिवन है, बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब बताओ 1 लैम्डा का मतलब बताओ क्या एक वेव होती है ना भाई, एक वेव की वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा। तो बताओ एक वेव अगर लैम्डा कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब बताओ क्या 1 वेव हो गया ना, ठीक है। तो बताओ 3 लैम्डा का मतलब क्या हो गया, क्या वहाँ पर 3 वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं और 3 वेव्स इक्वल हैं किसके 2πr के, उस थर्ड शेल के सरकमफ्रेंस के।
3 है, n इज इक्वल टू 3 है, ये 3 है ना, ये 3 वेव्स को भी दिखा रहा है और साथ ही साथ इस 3 का मतलब शेल नंबर भी बता रहा है, ठीक है, कि थर्ड शेल में 3 वेव्स होती हैं, ठीक है, सेकेंड शेल में 2 वेव्स होती हैं, फर्स्ट शेल में 1 वेव होती है, ठीक है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो भाई सरकमफ्रेंस के बराबर है ना, जो सरकमफ्रेंस है ये 3 लेमडा के बराबर है, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 3 वेव्स आएंगी, ठीक है। तो देखो उन 3 वेव्स को कैसे बनाया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। इन वेव्स को बस बनाना होता है, थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो देखें इस तरीके से इन वेव्स को बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो स्मूथ होना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि कहीं भी बिल्कुल एक बेंड हो रहा है, शार्प कर्व नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये है। अब देखो क्या ये 3 वेव्स है, क्या मैंने क्या बना दिया अजीब सा, है ना। देखो ये 3 वेव्स कैसे हैं, देखो यहाँ हम एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हो। देखो ये एक वेव हो गई, इस तरीके से समझना है, ऐसे एक वेव होती है, तो ये एक वेव हो गई यहाँ से यहाँ तक, समझना। देखो इस तरीके से ये एक वेव होगी, जैसे यूँ होती है, तो ये एक वेव हो गई। अब ये दूसरी वेव हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो ये कैसी वेव हो गई, ये हो गई तीसरी वेव हो गई, है ना, ठीक है। तो भाई डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग 2πr इज इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा, जहाँ पर एन क्या होता है, वेव नंबर भी होता है, सॉरी वेव नंबर ही, नंबर ऑफ वेव्स भी होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये किसको भी दिखाता है, ये शेल नंबर को भी दिखाता है, ठीक है। अगर थर्ड शेल है तो 3 वेव्स होंगी, सेकंड शेल है तो 2 वेव्स होंगी। देखो थर्ड शेल के लिए भाई जो सरकमफ्रेंस है वो 3 लेमडा के बराबर होगी, तो इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। ये पहली वेव, ये दूसरी वेव और ये तीसरी वेव, ठीक। इसी तरीके से मान लो कि लिखा हुआ है 2πr इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो बताओ यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई है, 2, यानी कि हमें यहाँ पर 2 वेव्स बनानी है। तो दो वेव्स देखो कैसे बनाई जाएंगी, देखो कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्बिट हो गया। अब देखो बहुत समझ के, बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। हाँ अब देखो ऐसा इसमें समझ में नहीं आएगा कि यार ये वेव है कि नहीं है, समझने की बस कोशिश करना। ये मानो ये 1 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया बस पूरा एक कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर्व में बनाना, इस तरीके से थोड़ा सा कर्व में बना लेना, ठीक है। देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक वेव हो गई है ये पूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी थोड़ा सा कर्व में कर लेना इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई है, ये दूसरी वेव हो गई है, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका है, यहाँ तो एग्जैक्ट नहीं पता चलता, ठीक है, बस एक बनाने का तरीका होता है, बस ध्यान रखना कि किस तरीके से बनाना है, कोई शार्प लाइन नहीं आना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, ठीक है। देखो ये हमारी हो गई वेव्स, ये बोला था किसने, डी ब्रॉगली ने। अब पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम इसके बारे में और बात करते हैं आगे। कर लिया अपने कॉपी, ठीक है। तो अब देखें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब देखो भाई n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो जब n की वैल्यू अगर इंटीजर मिले तो ध्यान रखना वहाँ पर जो वेव होती है वो स्टेबल वेव होती है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जो जिसको हम कंसिडर करते हैं वो ये वाली वेव्स हैं ना, तो जहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर होती है वो एक स्टेबल वेव है, ठीक है। और जहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है वो एक क्या होती है, बस इतना सा ध्यान रखो, वो क्या होती है, एक अनस्टेबल वेव होती है, ठीक है। भाई आप हाफ वेव कैसे बनाओगे, ठीक है, हाफ वेव का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब देखो अच्छा बताओ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर 2πr इज इक्वल टू 1 लेमडा, तो एक वेव कैसे बनाएंगे इसमें, तो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2πr इज इक्वल टू 1 लेमडा, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। अब देखो ये मान लो कि आपकी सरकमफ्रेंस है। अब देखो मैं इसी के ऊपर अगर मैं उस वेव को बना दूंगा तो बताओ यही एक वेव हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है ना, बोलो समझ में आ रही है बात। सरकमफ्रेंस के ऊपर ही वही वेव होगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक प्रूफ कर रहे हैं हम, एक प्रूफ किसका,
वो प्रूफ जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, देखें, प्रूफ ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल, प्रूफ ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। अगर आपको याद आया हो तो बताओ, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। बोलो, यही होता है बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं किसके थ्रू? प्रूफ किसके थ्रू कर रहे हैं? डी ब्रोगलीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बताओ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली 2 पाई r इज इक्वल टू क्या होता है? n लेमडा होता है। ठीक है, अब देखें, देखो 2 पाई r इज इक्वल टू n, और लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं? h अपॉन mv लिख सकते हैं। बोलो, सही है? अब देखो 2 पाई, और या फिर एक काम करो, देखो आप mv को उस तरफ शिफ्ट करो, mv इंटू r इज इक्वल टू NH अपॉन, और 2 पाई को इस तरफ शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिख रहा है? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब बताओ, क्या यही आपने पढ़ा था बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल में? ठीक है, तो इस चीज़ को भी किसने प्रूव कर दिया? डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट ने प्रूव कर दिया कि देखो, बोहर ने बोला तो सही था, ठीक है, लेकिन उसके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया फिर फर्दर? डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, मतलब बोहर झूठ तो नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेव बना रहे हैं, तो वेव बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका कंक्लूजन क्या है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का? कि भाई कंक्लूजन ध्यान रखना, कंक्लूजन क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं माना जा रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं? अब हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसिडर करके चल रहे हैं। इसका ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई इलेक्ट्रॉन को अब क्या माना जा रहा है? वेव। इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर माना जा रहा है? वेव नेचर माना जा रहा है। ठीक है, अब भाई इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वो हमारे काम की है नहीं। कि जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की जो पुष्टि बोल सकते हैं ना, प्रूफ किसने किया था इस चीज़ को प्रूफ किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता भी है या नहीं होता, या हम ऐसे फोकट में मान के चल रहे हैं? तो नहीं, इस चीज़ का प्रूफ है। 2 साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बेस्ड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली होता क्या है, आप ये एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ोगे। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक बहुत ही एक स्मॉल होल से जब किसी रेस को पास किया जाता है, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, बस ध्यान देना, कोई काम की चीज़, मतलब वैसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हमने इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मान लिया, तो थोड़ा सा प्रूफ तो पता हो कि कैसे माना गया। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि किसने किया था? डेविसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उसमें क्या होता है कि एक रे को पास किया जाता है एक बहुत स्मॉल अपर्चर से, एक बहुत स्मॉल होल से, और उसका एक पैटर्न ऑब्टेन होता है दूसरी तरफ एक प्लेट के ऊपर। ठीक है, एक पैटर्न ऑब्टेन होता है दूसरी तरफ एक प्लेट के ऊपर, और वो पैटर्न में बेसिकली रिंग्स दिखाई देती हैं। उस पैटर्न में इस टाइप की अलग अलग रिंग्स दिखाई देती हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी कि जब एक वेव को पास किया जाता है एक स्मॉल हॉल के थ्रू, तो एक दूसरी फोटोग्राफिक प्लेट पे उसकी रिंग्स दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जब देखो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली किसको लिया जाता है? एक रे को या एक वेव को लिया जाता है। ठीक, अब जब इसी एक्सपेरिमेंट को डेविसन और जर्मर ने एक वेव की जगह एक इलेक्ट्रॉन को पास करके देखा, या फिर बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन की बीम को पास करके देखा, तो सेम एक ऐसा ही पैटर्न मिल रहा था जो कि वेव के साथ मिलता है। ठीक है, बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप? जब वेव की जगह एक इलेक्ट्रॉन की बीम को पास किया गया, तो वापस से वही पैटर्न मिल रहा था जैसा कि एक वेव के केस में होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि जैसा एक वेव का नेचर है, वैसा ही किसका नेचर है? इलेक्ट्रॉन का भी नेचर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। तो इस तरीके से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? एक वेव की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, देखो ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, चलो फटाफट से इसको कॉपी करो। देखो भाई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट हो रहा है अगला प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले मैं आपको बता दूं, इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ मैं आपको। अकॉर्डिंग टू Heisenberg, it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum। मोमेंटम के ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी। द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम के ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली को अंडरलाइन करेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम बोल लो, या फिर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, या फिर वेलोसिटी बोल लो। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल। ठीक है भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, आप एक बड़े पार्टिकल, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि ये है ना, हम होते हैं, तो एक बड़े पार्टिकल के लिए तो हम किसी भी टाइम पे जब वो मूव कर रहा है, चाहे वो रुका हुआ है, तो जब मूव कर रहा है तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी बता सकते हैं किसी एक इंस्टेंट पे, और किसी एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड या वेलोसिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देखो ये जो प्रिंसिपल होता है ये बड़े पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होता, जो हम पढ़ेंगे आगे इसमें, ये बड़े पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होता है, ये स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो फिर एक ये इम्पॉसिबल है बताना कि आप एक ही टाइम पे उसकी एग्जैक्ट स्पीड भी बता दो या फिर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक ही टाइम पर एग्जैक्ट वेलोसिटी या बोल लो मोमेंटम या उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। आप एक टाइम पर आप एक ही चीज़ को एग्जैक्ट बता सकते हो, या तो आप पोजीशन को एग्जैक्ट बताओगे या फिर आप मोमेंटम को एग्जैक्ट बता सकते हो। ठीक है, दोनों को एक साथ एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो देखें ये इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब आगे बात करते हैं इसकी। तो देखो इन्होंने एक रिलेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जहाँ पर जो डेल्टा एक्स है भाई, ये डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो एरर इन पोजीशन। ठीक है, डेल्टा पी क्या है, सेम अनसर्टेनिटी ऑब्लिक एरर इन मोमेंटम। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑब्लिक एरर इन मोमेंटम, या फिर देखो मैं यहाँ पर एक और टर्म लिख रहा हूँ, वो ये वाली जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ये मैं अगले फॉर्मूला में डिफाइन कर दूंगा। जो डेल्टा वी होता है, बताओ डेल्टा वी भी क्या होगा, सेम किसके अंदर,
v का मतलब वेलोसिटी, पोटेंशियल नहीं है यहाँ पर, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। डेल्टा v क्या होगा, अनसर्टेनिटी ऑब्लिक एरर इन वेलोसिटी, ठीक। और देखो जो h होता है भाई, h तो देखते ही समझ जाओ कि ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी जो इक्वेशन है इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो भाई हम जानते हैं सिंस जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, m इंटू वी, बोलो सही है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है, बोलो बात सही है, ठीक है। अब बताओ अगर मैं मोमेंटम का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये तो p इज इक्वल टू m इंटू वी हो गया। बताओ अगर मैं इसमें चेंज बताना चाहूँ तो बताओ मैं डेल्टा p लिखूँगा ना चेंज बताने के लिए, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा की, इसके आगे भी क्या लगा दोगे, डेल्टा लगा दोगे। अब देखो अगर आप जब इसको ओपन करोगे, बताओ डेल्टा m इंटू डेल्टा वी लिखोगे या क्या लिखोगे, ज़रा सोचो, बताओ, सोच लिया। देखो क्या जब एक पार्टिकल मूव करेगा तो बताओ क्या उसका मास चेंज होगा क्या, नहीं ना। तो मास तो एक फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू, मास कैसे चेंज हो सकता है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका क्या मास चेंज हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो मास तो फिक्स है, तो इसके लिए इसलिए मास के आगे तो डेल्टा लगाएंगे नहीं। चेंज क्या हो सकती है, उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी। अब इस m इंटू डेल्टा वी को मैं कहाँ पुट कर दूँ, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताओ इक्वेशन 1 की जगह आप क्या लिखोगे, डेल्टा x, और डेल्टा p की जगह क्या लिख दोगे, m इंटू डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई, बोलो सही है, ठीक है। अब देखो भाई हम क्या कर रहे हैं भाई, m तो एक फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू को मैं इधर शिफ्ट कर दूं और इधर डेल्टा वाली टर्म्स को लिख लूं, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो देखो ये एक और रिलेशन आ गया किसका, हाइजेनबर्ग का। तो समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये समझना कि हाइजेनबर्ग का कोई सिर्फ एक कोई प्रिंसिपल नहीं है, या मतलब एक प्रिंसिपल तो सेम ही है, एक कोई रिलेशन नहीं है, इसके तो काफ़ी सारे रिलेशन है, ठीक है, काफ़ी सारे रिलेशन अभी मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं ये m की बात कर लूँ कि ये जो m है बेसिकली ये क्या है, जिस भी पार्टिकल की बात चल रही है ये m क्या होगा, उस पार्टिकल का मास होगा, ठीक है। और एक और चीज़ भाई, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी क्या है, h अपॉन 4 पाई। तो देखो कभी कभी ये एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि h अपॉन 2, ये h क्रॉस, ये बिल्कुल सही है, ये इसी तरीके से लिखा हुआ है जैसा आपको दिख रहा है, ये इसी तरीके से लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं h क्रॉस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं h क्रॉस। और इस h क्रॉस की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है इसकी जगह, तो कंफ्यूज मत होना, वो h क्रॉस होता है, ठीक है। ये जो h है ना, h के ऊपर एक डंडा लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं h क्रॉस, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई। चलें अब इसको कॉपी करें, तो देखो लिख लिया आपने, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2, जहाँ h क्रॉस क्या होता है, h अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। अब देखो भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हाइजेनबर्ग का सिर्फ ये रिलेशन नहीं होता है, हाइजेनबर्ग के काफ़ी सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन मिले और आपसे बोले कि बताओ इसमें से कौन सा हाइजेनबर्ग का रिलेशन है, तो क्या पता आपको ये दिखे ही ना उन चारों ऑप्शंस में, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हाइजेनबर्ग का रिलेशन पता करना हो तो देखो आपको क्या करना है, देखें आपको ये दिख रहा है ना h, ठीक है। बताओ h की यूनिट क्या होती है, आप सब जानते हैं h की यूनिट क्या होती है, जूल इंटू क्या होती है, सेकंड होती है, बोलो सही है। जूल इंटू सेकंड क्या होती है, यूनिट होती है। तो बताओ इस तरफ की यूनिट क्या है, जूल सेकंड। भाई हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को इक्वेट करते हैं तो दोनों तरफ की यूनिट्स क्या होती है, सेम होती है, यानी कि इस तरफ वाले एक्सप्रेशन की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, जूल सेकंड। और जहाँ पर ये मैच कर जाए समझ लो वो किसका एक्सप्रेशन है, वो हाइजेनबर्ग का रिलेशन है, ठीक है। देखें क्या ये चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है क्या, चलो चेक करते हैं। बताओ h की यूनिट तो फिक्स है, जूल सेकंड, 4 तो यूनिटलेस है, पाई भी क्या यूनिटलेस है। अब चेक करो इस तरफ, देखो भाई x होता है मीटर, भाई x यानी कि पोजीशन, भाई पोजीशन यानी कि डिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये बेसिकली डिस्टेंस है। और p
पी की जगह आप बोलो, देखो पी को आप ऐसे करो कि एम इंटू वी करके देखो भाई। मास की एम क्या होता है, मास यानी कि किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है, मीटर पर सेकेंड होती है ना। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर एक सेकेंड आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। बताओ क्या इसको आप जानते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं जूल। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या मिल रहा है, जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, और राइट हैंड साइड पे भी क्या मिल रहा है, एच क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड। तो देखो इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की यूनिट क्या आनी चाहिए, एक जैसी। और अगर आप ऐसा समझ जाओ, अगर आप ऐसा डिराइव कर सको तो समझ जाना कि वो रिलेशन किसका है, एक हाइजेनबर्ग का रिलेशन है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हाइजेनबर्ग का एक और रिलेशन होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो ये रिलेशन भी किसका है, हाइजेनबर्ग का। चेक करो भाई, ई यानी कि एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। टी यानी कि टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। देखो ई डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये भी किसका रिलेशन है, हाइजेनबर्ग का रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे रिलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप तो बस यूनिट चेंज कर लो। मैंने आपको बहुत अच्छा मेथड बताया है। ठीक है, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग समझते हैं कि सिर्फ यही है या फिर यही है हाइजेनबर्ग का रिलेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, और भी काफ़ी सारे मिल सकते हैं, चेक करने के लिए ये मेथड अप्लाई कर लेना। ठीक है, चलो भाई आप इसको कॉपी करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया। अब देखो एक पॉइंट लिख लेते हैं हम भाई, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बेसिकली इन्होंने बताया किस चीज़ के बारे में था। तो देखें, अकॉर्डिंग टू, मतलब इनका कंक्लूजन क्या था, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, हमने याद करो आपने बोर्स मॉडल में एक पॉइंट लिखा था कि बोर्स मॉडल कॉन्ट्राडिक्ट करता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से और हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल से। तो डी ब्रोगली का तो हमने देख लिया कि भाई बोहर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था और डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को वेव माना है। तो अब देखें हाइजेनबर्ग से कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन ओनली डिफाइन the probability of finding an electron around the न्यूक्लियस। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं हाइजेनबर्ग, बताओ हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था कि या तो हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं या हम एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम बता सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, अब आप समझे, देखो इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली मूव कर ही रहा है। ठीक है, बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो बात आती है पोजीशन की, भाई पोजीशन की बात आती है तो देखो भाई हाइजेनबर्ग ने यही बोला कि हम अगर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते तो बताओ, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते तो फिर बताओ हम ये बता पाएंगे कि भाई हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे, हम बस एक एरिया बता पाएंगे या एक वॉल्यूम बता पाएंगे। हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ हो सकता है ना, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ होगा ही, हम बस ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम बस ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, लेकिन ये बोर्स मॉडल से कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, समझें भाई। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बताओ बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि बोर ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की रेडियस होती है, याद करो 0.529। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो फर्स्ट शेल के लिए, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है 1, तो देखो वैल्यू क्या आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, भाई बोहर ने बोला कि अगर आप न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। मतलब बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग कंफर्म है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। लेकिन हाइजेनबर्ग्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि वो वेव है भाई, वेव तो इसे नाचते नाचते चल रही होगी, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो।
बोला बात समझ में आई है। बस हम बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक रीज़न या एक एरिया बता देंगे कि उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे हम। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बहुत बार मैंने रिपीट करके बोल दिया है। ठीक, तो इस पॉइंट को नोट कर लें और हम मूव कर रहे हैं फिर आगे एक रिलेशन पे। देखें, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लेम्डा। अब देखो भाई, अच्छा ये चीज़ मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। तो देखें, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लेम्डा। ठीक है, अब देखो भाई, डेल्टा एक्स और डेल्टा लेम्डा के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे, वही आपको अपना दिमाग लगाना है। सोचो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप बताओ कि कैसे आप इस रिलेशन को डिराइव करोगे, आंसर बताओ। कर लिया आप लोगों ने ट्राई? अब देखें कैसे इनके बीच में रिलेशन निकालूँ मैं। देखो हमें पता है कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। ठीक है, तो बताओ पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें भाई एच तो कांस्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं डी पी बाय मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत बेसिक डिफ्रेंशिएशन शायद आप लोगों को आता होगा। लेमडा के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो आप ऐसा समझे कि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में अगर 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है तो बताओ क्या आता है, -1/x²। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा -1/1 लेमडा का हो जाएगा -1/λ²। ठीक है, अब देखो इस नेगेटिव साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें भाई डी पी अपॉन डी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से डी पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा कर रहा हूँ। अब बताओ डी का मतलब भाई, डी पी का मतलब एक स्मॉल चेंज होता है ना, डी एक्स का मतलब स्मॉल चेंज एक्स के अंदर, डी पी का मतलब स्मॉल चेंज किसके अंदर, पी के अंदर, और डी लेमडा का मतलब स्मॉल चेंज किसके अंदर, लेमडा के अंदर। तो बताओ अगर स्मॉल चेंज की जगह अगर आपको एक बड़ा चेंज दिखाना हो तो बताओ आप डेल्टा लगा देते हो, तो डेल्टा पी एच अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा। बताओ इस तरीके से आप इसको लिख दोगे तो देखो आपको डेल्टा पी मिल गया। अब आप इसको पुट कर दो कहाँ पर, देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो आप क्या कर दो, डेल्टा पी की जगह इसको पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स इंटू एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो एच से एच कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स और डेल्टा लेमडा के बीच में क्या आ गया, हमारे पास रिलेशन आ चुका है। और अगर हो सके तो याद रख लेना, नहीं तो डिराइव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक बार समझ लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे अच्छे से, तो डिराइव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपके पास, ये तो हो गया लेमडा। देखो ये आपका रिलेशन हो गया जिसमें लेमडा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, लेमडा है वेवलेंथ। तो बताओ डेल्टा लेमडा क्या है, डेल्टा लेमडा आपके पास हो जाएगा अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बोल लो या फिर एरर बोल लो। ठीक है, तो डेल्टा लेमडा हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, और लेमडा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल या फिर वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, या फिर बोल लो, या फिर हमारा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। कॉपी करो और मैं आगे मूव करता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो पहले तो हम न्यूमेरिकल करते हैं एक डी ब्रोगली पे बेस्ड। ठीक है, पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं किस पे बेस्ड, डी ब्रोगली पे बेस्ड। तो देखो डी ब्रोगली का एक मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। इन हाइड्रोजन एटम
if x is in hydrogen atom, if x is the radius of the first, if x is the radius of first Bohr orbit, the de Broglie wavelength of an electron in थर्ड ऑर्बिट। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस है 3 पाई एक्स, ऑप्शन बी है 6 पाई एक्स, ऑप्शन सी है 9x/2 और ऑप्शन डी है 3x। देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इन हाइड्रोजन एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तो बताओ अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस x है हाइड्रोजन एटम की, तो बताओ थर्ड ऑर्बिट की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ट्राई करें। देखिए भाई ट्राई कर लिया, तो देखें सॉल्यूशन कैसे करना है इसको सॉल्व। देखो भाई आपसे बोला जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की यानी कि 0.529 इंटू n² ये आपको कितना दिया जा रहा है x, मतलब 0.529 की वैल्यू कितनी है x, और आपसे बोल रहा है थर्ड ऑर्बिट की। तो देखें लेमडा निकालना है, तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग 2πr इज इक्वल टू क्या होता है n लेमडा। यहाँ पर आपको n क्या गिवन है, 3 गिवन है, बोलो सही है। तो देखें लेमडा इज इक्वल टू 2πr/n, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसमें वैल्यू को पुट करो तो 2π, अब देखो r तो बताना पड़ेगा थर्ड ऑर्बिट का, मतलब थर्ड ऑर्बिट का r क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n² यानी कि 3² बोलो यही होगा अपॉन n कितना है 3। तो देखो लेमडा बताओ, यहाँ से आप देखो बताओ 0.529 की वैल्यू क्या है x ना, तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा 2π इंटू x इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/3, ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6πx, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो आसान है, ठीक है। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन हो गया हमारा किसका, डी ब्रॉगली का। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और आते हैं हम हमारे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चन पे। देखें क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड of 4 into 10⁵ meter per second. If its velocity या स्पीड दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहा है, if its velocity is accurate up to 10%, then calculate uncertainty in position of electron. क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है। बताओ इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ एक्यूरेट अप टू 10%, देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखो आपसे सिंपल सी बात, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा एक्स क्या होगा, और उसने आपको वेलोसिटी दी है यानी कि v दिया हुआ है। अब v दिया है तो डेल्टा v कैसे बताएगा,
देखो आगे पढ़ो, उसने दिया है इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ एक्यूरेट अप टू। भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझना, जब आपको ऐसे कुछ वर्ड्स दिख जाए एक्यूरेट अप टू या ऐसे, अभी मैं आपको थोड़े से और बताऊंगा आगे, तो एक्यूरेट अप टू का मतलब है वो आपको एरर बता रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, एक्यूरेट का मतलब भाई इतना एक्यूरेट नहीं है। भाई आप सोचो एक्यूरेट अप टू 10%, भाई 10% एक्यूरेट होने मतलब 90% गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो एक्यूरेट अप टू 10%, यानी कि 10% उसमें एरर है इस स्पीड के अंदर और 90% सही है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, भाई v पता है 4 इंटू 10⁵, तो बताओ डेल्टा v क्या हो जाएगा। भाई क्या है डेल्टा v, v का 10%, यानी कि 10% ऑफ v। तो देखो 10% कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू 4 इंटू 10⁵। बोलो सही है, क्या हो जाएगा डेल्टा v, देखो क्या आ गया 4 इंटू 10⁴, ठीक है। बोलो सही है, ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा वी की। अब आप क्या कर दो, अब आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई कर दो। देखो फॉर्मूला हमारे पास, अब देखो भाई डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो h/4πm। अब भाई आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ इक्वल टू क्यों कर दिया, यही आपको भी करना है। जब भी हाइजेनबर्ग का कोई न्यूमेरिकल आए तो ग्रेटर देन वाला साइन लेके नहीं चलना है, आपको इक्वल टू लेके ही सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करना और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना, ठीक है। चले इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए कर लिया आपने कॉपी, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो आज का टाइम तो लगभग होने वाला है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उसके बाद हम फिर अगली न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखें एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि समटाइम्स, ये एरर पहचानने के लिए मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको। समटाइम्स एरर इज गिवन एज, समटाइम्स एरर इज गिवन एज। देखो सपोज आपके पास कोई एक्यूरेट वैल्यू 5 दी हुई है। अब देखो भाई एक एरर बताने का तरीका तो उसने बोल ही दिया कि एक्यूरेट अप टू, अगर एक्यूरेट अप टू लिखा हो तो ये एरर ही है, ठीक है। दूसरा तरीका वो एक आपको इस तरीके से लिख सकता है ±0.02। समझ रहे हो बात को, भाई ये 5 जो है ये तो एक्यूरेट है, और प्लस माइनस का मतलब ऊपर नीचे, जो हम बोलते हैं ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो 5 ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू। और ये जो प्लस माइनस के बाद जो भी लिखा होगा ये क्या होगी, उसमें एरर बोल लो या फिर अनसर्टेनिटी बोल लो, ठीक है। या फिर एक आपको एरर इस तरीके से मिल सकती है 2%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमारी क्या है एग्जैक्ट वैल्यू, और ±2%, यानी कि ये हमारी हो गई एरर। और एरर की वैल्यू क्या होगी भाई 2% किसका, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू का। जैसा हमने अभी वाले क्वेश्चन में किया ना, तो वहाँ 10% था, तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू का 10% ले लिया था। ±2% का मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका 2%, ये हमारे पास एरर की वैल्यू हो जाएगी। बोलो सही है, इतनी बात समझ में आती है ना, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करो, और मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आप जब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसको ट्राई करना, फिर इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है द एरर इन पोजीशन एंड velocity, the error in position and velocity of a moving particle are equal, then calculate the error in its मोमेंटम, यानी कि वो आपसे डेल्टा पी पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करें, ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब देखो इस होमवर्क से मुझे याद आया कि शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में
भी शायद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो एक काम करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसी के साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉपी करें। आज का लेक्चर हम यहीं तक रख रहे हैं। देखो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। आज के लेक्चर में हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को वापस से डिस्कस किया। हमने हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा कि हम एक ही टाइम पर किसी एक मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, और हमने कुछ इन चीज़ों को पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।